हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वी डी सैनी। आज की इस वीडियो में अकाउंट क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि पार्टनरशिप है, आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 30 मार्क्स का चैप्टर है। तो इसको वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यदि आपने मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो के नए अपडेट्स आपके पास आते रहेंगे और आप इस चैप्टर पर अच्छी कमांड बना सकेंगे। तो सबसे पहले आज मैं बताना चाहूँगा कि पार्टनरशिप क्या होती है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 section 4, partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. पार्टनरशिप की डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दी गई है। ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई गई है, ये आपने अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो डिटो यही डेफिनेशन लिखनी है अगर एक्ट के अकॉर्डिंगली बात की जाती है। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहला है पार्टनरशिप का फीचर एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस। पार्टनरशिप में एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन सबसे पहला इसका फीचर है। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होते हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 में empowers the central government to prescribe maximum number of 100 partners in a firm. The central government has prescribed maximum number of partners to be 50. Thus, a partnership firm cannot have more than 50 partners. कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 50 मेंबर होते हैं। दूसरा फीचर है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या कहता है कि एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं होते? नंबर 1 माइनर, एक व्यक्ति जिसकी एज 18 साल से कम है। नंबर 2 पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। और नंबर 3 पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। अगर किसी कानून के द्वारा किसी व्यक्ति को डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर कर दिया गया है तो वह व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। इनके अलावा बाकी सभी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा फीचर है लॉफुल बिजनेस। पार्टनरशिप का बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं। इट इज एस्टेब्लिश्ड फॉर लॉफुल बिजनेस। थर्ड फीचर है बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? इट मे बी वर्बल और इन राइटिंग, बट इट इज बेटर टू हैव इन राइटिंग। लेकिन अगर इसको राइटिंग में कर लिया जाता है तो कल को कोई फ्यूचर में डिस्प्यूट होता है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इट इज बेटर टू हैव इन राइटिंग सो दैट फ्यूचर डिस्प्यूट्स मे बी अवॉइडेड। इस तरीके से चौथा फीचर हमारा पार्टनरशिप का आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फोर्थ पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स ने आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो भी डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट और लॉस को डिवाइड कर दिया जाता है। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया जाता है तब पार्टनरशिप प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय ऑल। business is carried on
by all or any one of them acting for. पार्टनरशिप की डेफिनेशन में बहुत ही क्लियर बताया गया है कि बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सब मिलकर के बिजनेस को चलाएंगे, और एनी वन ऑफ देम, या उनमें से कोई एक फर्म के बिहाफ पर बिजनेस को चलाएगा। आपस में कोई भी उनका आपस में एग्रीमेंट हो जाता है कि किसी पार्टनर को काम के बदले में कुछ सैलरी या कुछ कमीशन देना है या नहीं देना है, ये एग्रीमेंट के ऊपर बेस करता है। तो इस तरीके से हमने ये पार्टनरशिप के पांचों फीचर्स आपको एक्सप्लेन किए, और इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक आता है, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? What is partnership deed? पार्टनरशिप डीड क्या होता है? इसका आंसर, पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन डॉक्यूमेंट containing terms and conditions agreed by the partners. It is a written document. It is a written document containing terms and conditions. Terms and conditions agreed by the partners. पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स ने आपस में क्या डिसाइड किया है राइटिंग में, वो सब इसमें लिखा जाता है, उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हाट आइटम्स आर मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हाट आइटम्स आर मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, इस पार्टनरशिप डीड में क्या क्या बातें लिखी जाती हैं? तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है, नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द फर्म and its address. Name of the firm and its address. Number 2, name of the partners and their address. और उन सब के नाम और पते। Number 3, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपस में पार्टनर्स ने क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड की है, वो इस एग्रीमेंट में मेंशन कर दिया जाता है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया जाता है तो तब इक्वली डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है, अमाउंट ऑफ कैपिटल। amount of capital invested by partners। किस पार्टनर ने कितना कितना रुपया पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट किया है, वो भी इस पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ एनी।
पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाना है या नहीं है, इसमें मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ एनी, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाना है या नहीं लगाना है, ये भी इसमें मेंशन कर दिया जाता है। नेक्स्ट एनी रेमुनरेशन, एनी रेमुनरेशन लाइक सैलरी और कमीशन इज पेएबल और नॉट, कि किसी पार्टनर को उसके काम के बदले में उसको कोई सैलरी या कमीशन दी जाएगी या नहीं, इस बात का भी इसमें मेंशन कर दिया जाता है। और नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। किसी पार्टनर ने फर्म को अगर लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, ये भी इसमें मेंशन कर दिया जाता है। और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तब इंटरेस्ट ऑन लोन 6% से ज़्यादा नहीं दिया जाता। तो इस तरीके से ये टॉपिक पार्टनरशिप डीड क्या होता है और इसमें क्या क्या आइटम लिखी जाती हैं, ये सब बातें डिस्कस करने के बाद अब एक नया टॉपिक आता है, व्हाट रूल विल अप्लाई व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है और 1 मार्कर क्वेश्चन में तो अब ज़्यादा थ्योरी पार्ट आने लगा है, तो इसलिए बहुत अच्छी तरह से थ्योरी को पढ़ना है। और थ्योरी की इम्पोर्टेंस अब कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। अगर इसका बेस ठीक हो जाता है तो हम 1 मार्कर क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से ठीक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें आता है व्हाट रूल विल अप्लाई, व्हाट रूल विल अप्लाई in the absence of partnership deed। यानी कि पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में क्या रूल लागू होते हैं, ये हमें बहुत ध्यान से समझना है। ये ध्यान से समझने के बाद ही हम क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इक्वली। प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इक्वली। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया है तो प्रॉफिट जो है सभी पार्टनर्स में इक्वल डिवाइड करते हैं। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं अलाउ किया जाता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज नॉट अलाउड। ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट भी अलाउ नहीं किया जाता है। नंबर 4 है इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड नॉट मोर देन 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है पर 6% से ज्यादा। नेक्स्ट आता है एनी रेमुनरेशन, एनी रेमुनरेशन। रेमुनरेशन क्या होते हैं? लाइक सैलरी और कमीशन इज नॉट पेएबल। सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को पेएबल नहीं होती है।
और लास्ट पॉइंट है अ न्यू पार्टनर may be admitted in the firm with the consent of all partners. जब कोई पार्टनर नया फर्म में आता है तो उसके लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है कि सभी पार्टनर्स की कंसेंट होती है, तभी उसको एडमिशन फर्म में दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और वो आता है कि एक पार्टनर्स के क्या क्या राइट होते हैं। व्हाट आर द राइट्स ऑफ ए पार्टनर्स? एक पार्टनर के क्या क्या राइट होते हैं? व्हाट आर द राइट्स ऑफ ए पार्टनर? What are the rights of a partner? एक पार्टनर के क्या क्या राइट होते हैं? तो सबसे पहला राइट है राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। राइट to participate in the management of firm, यानी कि फर्म के कारोबार में उसको हिस्सा लेने का राइट है। दूसरा, राइट टू शेयर द प्रॉफिट, right to share the profits, उसको प्रॉफिट में हिस्सा लेने का राइट है। और तीसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट टू चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। राइट टू चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पार्टनर को फर्म के अकाउंट्स को चेक करने का राइट होता है, उसको अधिकार है। और नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट टू रिफ्यूज द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। राइट टू रिफ्यूज the admission of a new partner। जब भी कोई पार्टनर फर्म में आता है तो सबकी कंसेंट से आता है, तो इसलिए पार्टनर को एक राइट है कि वो किसी नए पार्टनर के एडमिशन को अपने राइट को यूज करते हुए रिफ्यूज कर सकता है। और अगर किसी एक पार्टनर ने भी राइट को यूज कर लिया कि इसको फर्म में नहीं लेना है, तब उसको फर्म में नहीं लिया जा सकता है। पार्टनर्स के राइट के बाद एक नया प्रश्न होता है कि पार्टनर्स की क्या क्या लायबिलिटीज होती है। तो पहली लायबिलिटीज है, इफ ए पार्टनर कैरीज ऑन ए बिजनेस दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म इन कंपटीशन विद द फर्म एंड अर्न प्रॉफिट, और उससे कुछ प्रॉफिट कमाता है, द प्रॉफिट अर्न शैल बी पेड टू द फर्म, यानी कि वो प्रॉफिट जो उसने कमाया है वो उसे फर्म को देना होगा। दूसरा पॉइंट आता है, इफ ए पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फॉर एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म्स प्रॉपर्टी, फर्म्स की प्रॉपर्टी के किसी भी ट्रांजेक्शन से उसको अगर कुछ बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है, the profit so earned shall be paid to the firm। तो वो जो प्रॉफिट उसने कुछ कमाया है वो प्रॉफिट उसे फर्म को
देना होगा, ये हमें पार्टनर्स की दोनों लायबिलिटीज को ध्यान में रखना है। पार्टनर्स के राइट और उनकी लायबिलिटीज के बाद, और व्हाट रूल विल अप्लाई व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इन सब के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने आता है जिसकी कि हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल 1 मार्कर क्वेश्चन बहुत आने लगे एग्जाम में। जब तक हमें पूरा थ्योरी पार्ट हमें अच्छी तरह नहीं पढ़ेंगे तो हमारे वो 1 मार्कर क्वेश्चन ठीक नहीं हो सकते। तो इसी में ये लास्ट टॉपिक है कि सम इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहला है, इफ ऑल पार्टनर्स एग्री ए माइनर में बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म। एक माइनर को भी पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर्स की कंसेंट से पार्टनर बनाया जा सकता है। सेक्शन 30 में इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है, एनी पर्सन मे बी एडमिटेड एज ए पार्टनर आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, या तो सभी पार्टनर्स की कंसेंट होगी, और इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, या पार्टनर्स में जो भी कोई एग्रीमेंट हुआ है उसके आधार पर फर्म में नए पार्टनर को लिया जाता है। तीसरा पॉइंट आता है, ए पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, या तो वो सबके कंसेंट से फर्म से रिटायर होगा, और इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, या पार्टनर्स में जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसके आधार पर फर्म से वो रिटायरमेंट ले सकता है। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 4, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज ऑप्शनल। फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है एंड नॉट कंपलसरी, सेक्शन 69। नेक्स्ट आता है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स in the partnership deed a firm is dissolved on the death of a partner। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। सेक्शन 35 में इसका जिक्र किया गया है। इस तरीके से हमने पार्टनरशिप के जो भी बेसिक थ्योरी पार्ट है आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, और इसको बहुत ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। और जब आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और स्टूडेंट्स को भी इन वीडियोस का फायदा पहुंचे। थैंक यू।